हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक लेक्चर सीरीज लेकर आए थे जिसमें हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उस कड़ी में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पंचवर्षीय योजनाओं का और उसके साथ ही 3 एनुअल प्लान जो आए थे उसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्ण कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से आगे का डिस्कशन करते हैं। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 के बीच में लाया गया था। इसमें जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एनुअल प्लान्स थे उसमें ये दिख गया था कि जो हमें शॉक मिला था हमारी इकोनॉमी को विभिन्न मारों की वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान में, उस शॉक से हम उभर चुके थे और आगे योजनागत कार्यक्रम के लिए हम तैयार थे। तो उसी कड़ी में हमें 1969 में फोर्थ 5 ईयर प्लान लेकर आए। इस 5 ईयर प्लान के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ तो जैसा कि सभी इकोनॉमिक प्लान का मेन आइडिया रहता है, उसके साथ स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि हम स्थिरता चाहते थे, क्योंकि इस दोनों वार और एक्सटर्नल प्रेशर्स, करेंसी डिवोल्यूशन के बाद हमें अपने ग्रोथ में एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी हमारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मीन्स कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते थे कि हमें आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना है। इसके बाद एक और इम्फेसिस दिया गया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स से ही हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अगले सेक्टर्स को। तो ये भी इम्फेसिस था। और इसके बाद एक 1971 में हमारे पास सेंसस आया, जनसंख्या आई, जनगणना का रिपोर्ट आई, क्योंकि हर एक 10 साल में हमारे यहाँ जनसंख्या होती है। तो 1971 में जब जनसंख्या की गणना की गई तो उसमें एक जो हमारा जनसंख्या था वो बहुत बड़ा दिख रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए फैमिली प्लानिंग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई बाद में, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव्स में से ये भी है। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ ही फोर्थ 5 ईयर प्लान अपने कार्यकाल को करता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो कि हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, जिसमें कि जैसे कि एक पहला काम होता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, क्योंकि बैंक का जो उस समय की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। बहुत से बैंक बंद हो रहे थे, बहुत से लोगों का पैसा लेकर के, डिपॉजिट लेकर के बैंकें भाग गई थी। तो इन सब समस्याओं को और अपने जनता में बैंकों के प्रति विश्वास को बढ़ाए रखने के लिए और अपने ग्रोथ को, क्योंकि क्रेडिट का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए, तो इन सब समस्याओं को निदान करने के लिए उस समय की सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के बाद की और इसको रेगुलेट करने की बात की। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई जब पाकिस्तान, जो कि एक उस समय जो अभी का जो बांग्लादेश है उसमें पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच उनके अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था पहले, वहाँ पास इंटरनल वार हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। और इसी के बैकग्राउंड में फिर इंडिया पाकिस्तान वार होता है 1971 में, और इस वार का हमारी इकॉनमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक जो प्रॉब्लम आई थी वो थी बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ की, क्योंकि अगर हम करेंटली बांग्लादेश को देखें तो वो सभी तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। वो थोड़ा सा बस म्यांमार से, फिर उसके बाद समुद्र की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश से जब इंटरनल वार शुरू हुए वहाँ, तो जो रिफ्यूजीज़ थे, जो लोग थे, वो इंडिया में रिफ्यूजी बन गए आकर के। तो ये एक हमारे इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये रिफ्यूजी वार ख़त्म होने के बाद, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रहा और इसका इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी में बहुत बुरा असर पड़ा। उसके बाद एक ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, इजराइल के विरुद्ध जो अरब कंट्रियाँ थी उन्होंने वो लेकर आए थे। तो इसमें क्या था कि इन्होंने इसके वजह से जो ऑयल की जो प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें जो मेन इनका विरोध था वो वेस्टर्न कंट्रीज था, लेकिन क्योंकि जो तेल का बाज़ार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय दिशाओं से तय किया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। और इंडिया, क्योंकि उस समय हरित क्रांति के बाद फर्टिलाइज़र उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था, तो इन ऑयल
जो क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़े, उनका फर्टिलाइज़र के प्राइस पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो जब फर्टिलाइज़र के प्राइस ऊपर गई तो हमारे यहाँ किसान इस चीज़ में क्षमता नहीं रखते थे कि ये इतने ऊंचे मूल्य की फर्टिलाइज़र खरीद के उपयोग कर सके, तो इसका बुरा असर पड़ा। उसके बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपनी ताकत दिखानी थी, और तब हमने एक पीसफुल स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया जो 1974 में हुआ था। तो इसके बाद भी हमारी इकॉनमी पर असर पड़ा, क्योंकि जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पर प्रतिबंध की बात कही गई थी, और इसके बाद हमारे से कई अंतर्राष्ट्रीय जो बाध्यताएं होती हैं उसे पूरा करना था। उसके बाद तो इन समस्याओं के बाद हमारी इकॉनमी पे इसका जो ये न्यूक्लियर टेस्ट का उसका असर हमारी इकॉनमी में पड़ा। तो अगर हम इस पूरे 5 ईयर प्लान को देखें तो ये 5 ईयर प्लान पहले 2 साल तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के बाद से हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन लास्ट के 3 सालों में मानसून भी ख़राब हो गए। और जैसा कि हमने बताया कि 1971 का इंडो पाक वार, ऑयल क्राइसिस 1973, और जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इन सब के चलते जो हमारा ये 5 ईयर प्लान है वो पूरी तरीके से विफल रहा था। क्योंकि जैसा कि देखिए टारगेट ग्रोथ हमारा 5.7 था, हमने सिर्फ 3.3, ये भी उस समय के लिए एक हिसाब से आप कह सकते हैं अचीवमेंट है, क्योंकि हमने 3.3 का एटलीस्ट किया। जिस तरह से चुनौती जितनी बड़ी बड़ी थी उस हिसाब से 3.3 किया। लेकिन अगर हम इस पूरे 5 ईयर प्लान को देखो तो ये वीक फेल्योर है, क्योंकि इकॉनमी रूप से हम बहुत पीछे चले गए इस 5 ईयर प्लान के समय में। उसके बाद 5th 5 ईयर प्लान लाया जाता है 1974 और 79 के बीच में। इसके जो आर्किटेक्ट थे या जिन्होंने लॉन्च किया था वो डीपी धर साहब थे। तो 1971 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे भारत में, तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये नारा उस इलेक्शन का कांग्रेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण नारा था, और इस पे ही सरकार दोबारा चुनी गई थी। तो जैसा कि उस 71 के बाद ये पहला 5 ईयर प्लान था, तो इस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ को ऑब्जेक्टिव्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। क्योंकि जो सरकार आई है वो सरकार यही कह के आई है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी करेंगे हम। तो गरीबी हटाओ इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद फिर से वही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ क्योंकि 71 में गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद इन्होंने कहा था कि समाज के सभी लोगों तक जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचनी चाहिए, मतलब जो नेशनल इनकम उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही इस इनकम का फ़ायदा उठा पाएँ, ये कहा गया। फिर इस 5 ईयर प्लान में ये देखा गया था कि जो डोमेस्टिक सेविंग है उसमें बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यही जो डोमेस्टिक सेविंग्स होती हैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, और इन्वेस्टमेंट ही आगे के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण चीज़ बनती है। उसके बाद जैसे ही 5 ईयर प्लान लागू होता है, उसके अगले साल 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा दी जाती है, और इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है 20 पॉइंट प्रोग्राम पर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम था, जिसमें कि जो मूलभूत सुविधाएं की बात हम अगर करते हैं तो उसको इसमें समाहित किया गया था। और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम पहले भी इंदिरा गांधी जी के तरफ से कई बार योजना के रूप में दिखाया गया था, लेकिन सरकार में जब से आई थी तब से ये इस पे कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी देश में लगाई जाती है, पूरा का पूरा फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है यही 20 पॉइंट प्रोग्राम में, और सरकार इस पे पूरा फोकस करती है, और जो बाकी जो रहते हैं वो सब पीछे के पेजों में चले जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के पूरा होने से पहले ही सरकार बदलती है, और जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में। जब जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया, और वो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत की, और अपना मॉडल लेकर देश के सामने आती है। तो इसमें जो टारगेट ग्रोथ था वो 4.4 था, और एक्चुअल ग्रोथ 4.8 है। तो ये ग्रोथ के हिसाब से तो अपना टारगेट अचीव करने में सक्षम रहा, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना का स्तर पर देखें तो कोई भी कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ था, क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, इमरजेंसी के पास देश के हालात सही नहीं थे, तो इसलिए कोई कॉन्क्रीट काम नहीं हुए।
उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार रूलिंग प्लान लेकर आती है, तो उसको 5 ईयर प्लान ही कहा गया, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनका कहना था कि हम प्लान को 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। ईयरली प्लान जो कि बजट के रूप में आएगा, उसके बाद से हम एक मीडियम टर्म प्लान लेकर चलेंगे जो कि 3, 4 या 5 सालों का रहेगा। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा जो कि 10 या 15 सालों का विज़न हमारा रहेगा। इसी की छाप आज के सरकार की योजनाओं पर दिखता है, परंतु उस समय ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 2 साल में ही जनता पार्टी की सरकार चली गई और जो इनका ये विज़न वाला इनका जो विज़न था इस तरह के ग्रोथ मॉडल का, वो काम नहीं किया। और इनका जो ये रोलिंग प्लान था, उस समय इनका मेन इम्फेसिस था एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि उस समय यूथ पे इन्होंने बहुत बात कही थी कि यूथ को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो रोज़गार पे इनका ज़्यादा इम्फेसिस था। और इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात की थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद राज्य में भी कई सरकारें कांग्रेस की थी, तो जो पावर था वो सेंट्रल में ही निहित हो गया था। तो इन्होंने कहा कि अगर हमें इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ करना है तो हमें पहले पावर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नीचे का स्तर पर, ताकि वहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से काम हो सके, वहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से, क्योंकि हर एक लोकल स्तर पर समस्या अलग होती है, तो उन समस्याओं का निदान सेंटर में ना होकर के वहीं मिल जाए। इसलिए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन ये प्लान क्योंकि 2 साल का था, तो इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू या मेजर कुछ काम नहीं हो पाया था। इसके बाद इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं और वो फिर से 6th 5 ईयर प्लान लेकर आती हैं, क्योंकि जनता पार्टी का जो प्लान था उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद फिर से उनका जो उन्होंने गरीबी उन्मूलन की बात कही थी, पॉवर्टी इरेडिकेशन की, उस पर काम किया। फिर टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस बनने की बात की कि हम जो, क्योंकि 1980 तक आते थे, टेक्नोलॉजी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विकसित करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम तकनीकी क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और जैसा कि पिछले 5 ईयर प्लान जो कि कांग्रेस सरकार की 5 ईयर प्लान थी, उसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आय है उसका वितरण समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए, तो उसमें वितरण की बात की गई थी। लेकिन उस वितरण को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए नेशनल इनकम में। तो इस 5 ईयर प्लान में नेशनल इनकम पे ज़्यादा फोकस किया गया कि इसको इंक्रीज़ करना है, तभी तो हम वितरण कर पाएंगे या समाज के सभी लोगों के पास पहुंचा पाएंगे। और इस 6th 5 ईयर प्लान में जो एक नेहरूवन मॉडल था, उससे हटकर हम जो मॉडर्न इकोनॉमी के प्रतिमान होते हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमी की ज़रूरतें होती हैं, उस पर हमने काम करना शुरू किया। और हमने ह्यूमन कैपिटल बनाना शुरू किया, मतलब हम स्किल देना शुरू किए, हम उन्हें शिक्षा देना शुरू किए, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो हर जगह पे उत्पन्न किया जा सके। उसी क्रम में हमने ट्राइसेम 1979 में लाया था, जो कि है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद IRDP आया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को घोषणा हुई, उसी दिन इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद NREP आया, जो कि 1980 अक्टूबर 1980 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष 1981 के अप्रैल मंथ में, जहां हमारा कैलेंडर शुरू होता है वित्तीय वर्ष का, वहां से ये लागू किया। और ये जो प्रोग्राम है NREP का, ये जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया गया था, उसी का ये रूपांतरित रूप था। उसके बाद एक और प्रोग्राम लाया गया था, RLEGP, रूरल लैंडलेस, जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती, लैंडलेस पीपल होते हैं, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लाया गया था 1983 में। तो ये ह्यूमन कैपिटल की बात की गई थी। तो इन ह्यूमन कैपिटल को बैकअप के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमी एक्टिविटी करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है, साख की ज़रूरत होती है। तो इन सब को पूरा करने के लिए एक नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका मेन फोकस ग्रामीण इलाके और एग्रीकल्चर था, जिससे कि जो उस क्षेत्र की जो साख की समस्या है, क्रेडिट की समस्या है, उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ से इन्हें लोन मिल जाएगा, और जो इनकी शिक्षा है, जो इनका ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के हिसाब से ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम इस पूरे 6th 5 ईयर प्लान को एक ब्रैकेट में देखते हैं, तो जो टारगेट ग्रोथ था 5.2 था, और एक्चुअल ग्रोथ जो आया वो 5.7 आया। इसमें लास्ट के सालों में
हमारे यहाँ सूखे की भी कंडीशन थी, लेकिन क्योंकि हरित क्रांति को हुए कई साल हुए थे, तो हमारी जो मॉडर्न खेती थी उसके वजह से इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट हमारे इकॉनमी पर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत हद तक अच्छा रहा था। तो इस 5 ईयर प्लान को एक सक्सेस प्लान कहा जा सकता है। इसके बाद इसी प्लान के लास्ट के समय में 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद 7th 5 ईयर प्लान लाया जाता है। तो 7th 5 ईयर प्लान में क्योंकि हमारा पिछला 5 ईयर प्लान सक्सेस रहा, तो इसमें और भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जो पिलर्स होते हैं उसको मजबूत करने की बात थी। तो इन्होंने सबसे पहला जो इनका एम था, उन्होंने कहा कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। प्रोडक्टिविटी मतलब कि अगर जो बोया गया क्षेत्र बराबर है, रॉ मटेरियल्स बराबर हैं, तो इनमें कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जाए जिससे कि इतने ही चीज़ों में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ताकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद फिर से फोकस किया गया इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए। इसके बाद और बहुत सारे एम लेकर इस योजना को इस योजना में शामिल किया गया था, जैसे स्पीडी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, कि हम नवीनीकरण की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इसमें आया था कि हम समाज के सभी लोगों पे न्याय देंगे, सभी लोगों को न्याय देंगे। न्याय देने का मतलब है कि आर्थिक न्याय की यहाँ बात की गई थी कि हम आर्थिक रूप से उन्हें भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। और 7th 5 ईयर प्लान बहुत बड़ा, अगर हम अमाउंट देखें इसका, तो लगभग दुगना अपने जो प्रीवियस प्लान था उससे दुगने पे आया था ये। और जब एक्चुअल इसका पहले एस्टिमेट में दुगना बताया गया था, और जब एक्चुअल इसका आया तो उससे भी ज़्यादा बड़ा था ये 7th 5 ईयर प्लान। और यहाँ से ही हमारी जो लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उदारीकरण की जो प्रक्रिया है, उसको हमने शुरू कर दिया था। हमने लाइसेंसिंग में बहुत ढील दे दी थी। लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं कि पहली बार ढील दिया गया था, लाइसेंसिंग में ढील पहले भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ हमने बहुत से क्षेत्र, 60 से ऊपर क्षेत्रों पे हमने एक साथ जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया थी उसको समाप्त किया, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको और स्मूथ बनाया। इस पॉलिसी में हमने जो मोनोपोली के खिलाफ जो हमारा एक्ट था, या जो हमने फेरा था, इस पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिए। इन दोनों को छोड़ के लगभग सभी क्षेत्रों में हमने उदारीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू कर दिया। और फेरा पे रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट के रास्ते हमने खोले, और इन्वेस्टमेंट का हमारे रास्ता खोला। उसके बाद इसी 5 ईयर प्लान में इंदिरा आवास योजना आई, जो कि आवास के लिए, ग्रामीण स्तरों पे आवास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। स्पीड पोस्ट संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति थी। उसके बाद सेबी की स्थापना हुई। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, ये जवाहर रोजगार योजना जो NREP और RLEGP है, इसी को मिला करके इस योजना को एक नया नाम दिया गया और इसी पे ये काम किया। और इसका हम अगर टारगेट ग्रोथ देखें तो ये 5% तो टारगेट ही रखा गया था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ आया उस समय में वो 6% आया। इस 5 ईयर प्लान के आखिरी समय में राजीव गांधी की सत्ता चली जाती है, और फिर विभिन्न सत्ताएं आती हैं और इकॉनमी में अलग एक दौर आता है। उस दौर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ 7th 5 ईयर प्लान को किया है। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा, और लेक्चर्स मैं इस पार्ट के और लाऊंगा। और जो पहला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप एक बार उसको विजिट कर लीजिएगा। और धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।